ये दिमाग में करके हमने एक फॉर्म डाल दिया नर्सिंग के लिए। युवाओं का मामला है ये, युवाओं की भविष्य से जुड़ा हुआ मामला, आप इसको किस नजर से देखते हैं? निष्पक्ष रूप से हमारी एग्जाम हुई। कहा कि हर विद्यार्थी को से दोबारा एग्जाम हुआ तो उनको मौका मिल गया, लेकिन डॉक्टर साहब को क्या आपको पता है कि इससे 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली? उसमें जिम्मेदार सबसे ज्यादा है तो हमारा समाज है, उनके माता पिता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ भारत और मैं हूं मुकेश दादीज। ई न्यूज़ के खास कार्यक्रम सीधी बात में आज हम बात करने जा रहे हैं सीकर के जाने माने डॉक्टर रहे और वर्तमान में राजनेता बन चुके डॉक्टर BL रनवा से। डॉक्टर BL रनवा जी, आपका ई न्यूज़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। BL रनवा जी, आप सीकर से बिलोंग करते हैं। सीकर में जो है आपने पढ़ाई भी करी है, वहाँ के कल्याण मेमोरियल स्कूल और कल्याण कॉलेज से आपने शिक्षा दीक्षा ली है। 1968 में शायद आपका जन्म हुआ मेरे ख्याल से। उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए सीकर आप चले गए अपने गांव से, राजपुरा गांव से। तो उसके बाद में पढ़ाई करते करते आपका एक IAS बनने का सपना था और आप डॉक्टर बन गए। कैसे बन गए, मैं यहीं से आपकी शुरुआत करना चाहूँगा। देखो, कुछ समय पहले की वो घटना जिसने मेरे को IAS बनने से रोक करके और एक बहुत अच्छे पेशे में जाने के लिए प्रेरित किया। मैं शुरू में जब 10th क्लास में था तो राष्ट्रपति स्काउट के लिए हमारे एक प्रकल्प हमने लिया था कि मरीजों की सेवा करना, और उसके तहत मैं कल्याण अस्पताल में जाया करता था। हमें कुछ मरीज अलॉट होते थे, उनका मैं माउथ वॉश करना, उसका बिस्तर बनाना, उसके पीछे पाउडर लगाना, बैक केयर करना, ये काम हम लोग किया करते थे एज ए स्काउट। स्काउटिंग जो एक आप समझते होंगे, स्काउटिंग एक जैसे NCC की तरह ही एक प्रकल्प चलता है स्कूल कॉलेजों में जी। तो उसके तहत हम ये किया करते थे। तो उसके तहत मेरा वहाँ जाना हुआ। वहाँ जाकर के जब मैंने कुछ सफ़ेद ड्रेसों में बहुत अच्छे गेटअप में लोगों को देखा तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपका क्या रैंक है और क्या आप पढ़े हुए हैं और आप कैसे बने? तो ये मेल नर्स हैं, और मेल नर्स जो है 11th पास उस समय के बाद बायोलॉजी से अगर पास किया हुआ हो तो फॉर्म लगाएगा, मेरिट से उसका नंबर आ जाएगा। तो मैंने कहा, भाई तनख्वाह इनको क्या मिलती है? तो बोले तनख्वाह इनको लगभग 700 उस समय थी, 700 रुपये। ये बात है 84-85 के आसपास की। उस समय जो रूम मैंने ले रखा था वो 5-6 रुपये महीने का या 2-3-4 रुपये महीने का इस तरह का था, किराया था। तो कहने का मतलब है उस समय 700 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। दूसरी बात ये थी कि मैं एक नॉर्मल परिवार से था, तो हालांकि परिवार से मुझे हमेशा सहयोग मिला है और हमारे माता पिता ने जितना मैंने चाहा उतना खर्चा दिया है, लेकिन मेरे दिमाग में भी था और पता भी करते थे। तो बुक्स काफ़ी महंगी आती थी, चाहे किसी भी कंपटीशन की हो, किसी भी क्लासेज की हो, जो आपको अलग से बुक्स, पास बुक्स वगैरह खरीदने की जो जरूरत है, एडिशनल बुक्स, नॉलेज, जनरल नॉलेज की बुक्स की जरूरत पड़ती थी। तो जो महंगी बुक्स आती थी तो मैंने सोचा भाई महंगी बुक्स आती हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इस दिमाग में लगाते हुए कि मैंने कहा यार मेल नर्स का है, ये कोर्स कर लेते हैं, 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तब तक अपना ग्रेजुएशन वगैरह होगा, उसके बाद में उम्र होगी तो अपना IAS की तैयारी करके बुक्स खरीद के इससे लग जाएंगे। ये दिमाग में करके हमने एक फॉर्म डाल दिया नर्सिंग के लिए, और नर्सिंग में अच्छा मेरिट अच्छी थी मेरी। मैं शुरू से फर्स्ट क्लास से लेकर के जब तक आगे तक रहा हूँ, अव्वल बच्चों में ही रहा हूँ, कभी फर्स्ट पोजीशन कभी सेकंड पोजीशन रही है। हालांकि 10th 11th तक या BSc तक तो मेरा फर्स्ट पोजीशन ही रहा है ज़्यादातर, और कभी कभार फर्स्ट सेकंड होते रहे, पर अच्छे पोजीशन में था तो मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में मैं जब मेरा काम पूरा कर चुका था और पोस्टिंग में था कल्याण हॉस्पिटल में, तो एक हमारे MD चिकित्सक थे जो एक कार्डियोग्राम देख रहे थे। अब वो कार्डियोग्राम ECG को अपन बोलते हैं, वो देख रहे थे। तो मैं भी उनके ऊपर थोड़ा झुक करके उसको देखने लगा, तो उनको खींच आई, बोले ले तू देख ले और तू इलाज कर ले। तो वो बात मेरे को चुभ गई। वहीं मेरे हाथ में जो उस समय ग्लास की सिरिंज होती थी वो सिरिंज मैंने रख दी और मैंने बोला और अपने मन में ठाना
कि जिस दिन मैं इस कुर्सी पे बैठने लायक और ये कार्डियोग्राम देखने लायक होऊंगा तभी मैं इस कल्याण अस्पताल के दर्शन दोबारा करूंगा। वो करने के लिए मैंने उसके बाद में न चाहते हुए भी पीएमटी का एग्जाम दिया, पीएमटी क्लियर की, अच्छे मार्क्स से क्लियर की, अच्छी पोजीशन से क्लियर की और एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में दाखिला लिया। उसके बाद मैंने प्री पीजी का जब एग्जाम दिया तो उसके बाद उस समय 5 या 6 कॉलेज, 5 ही कॉलेज होते थे जिनमें मेडिसिन थी और पूरे राजस्थान में ही सरकारी कॉलेज थे, प्राइवेट कॉलेज भी उस समय थे नहीं। तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट भरा था मेडिसिन। 500 कॉलेजों के लिए मेडिसिन जहाँ भी मिलेगी लेंगे और मेरे मेडिसिन सब्जेक्ट अलॉट हो गया। अलॉट होने के बाद में मैंने JLN मेडिकल कॉलेज से अपना पीजी किया डॉक्टर SK अरोड़ा के अंडर में। और पीजी करने के पश्चात जब अपने पोस्टिंग की बारी आई तो उस समय माननीय दीवान साहब मंत्री हुआ करते थे और वो उनके मेरे जो चिकित्सक हैं वो उनके पर्सनल चिकित्सक थे। अजमेर उनको अलॉट था जिला, जिस तरह मंत्री प्रभारी मंत्री होते हैं। मेरा भी उनसे आना जाना था, मेरे को पहचानते थे। तो मैंने दीवान साहब को कहा मेरे को कल्याण अस्पताल में पोस्टिंग दें। उन्होंने कहा साहब सीट खाली नहीं। मैं कहा सीट खाली हो ना हो मेरे को कल्याण अस्पताल में ही देना है। अच्छा। और उन्होंने मेरा निवेदन माना, मेरे को कल्याण अस्पताल में लगाया और फर्स्ट बारी MD करने के बाद में मैं जाकर के उसी कुर्सी पे बैठा और वहीं कार्डियोग्राम कराया, देखा। ये दौर आया जिससे कि मैं दूसरे दलदल में फंसने के बजाय, जहां मैं आजकल देखता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, उनके लोग भी भ्रष्टाचार के दलदल में और दूसरी जगह में उनका नाम भी अच्छा नहीं हो रहा बहुत जगह। हालांकि ये नहीं कहूँगा पूरा देश हमारे IAS चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं इस ओर मुड़ा और एक डॉक्टर बना। आपके फादर जो थे किसान थे और जो माता थी वो हाउस वाइफ थी, जहाँ तक मैंने समझा है और आपको जाना है। उसके बावजूद आप 4 जो भाई थे वो चारों डॉक्टर हैं और मैंने जाना कि आपके जो परिवार में लगभग 11-12 लोग डॉक्टर हैं। बिल्कुल। सफ़र मतलब कैसे, कहाँ से प्रेरणा है आपके पास में कि जिस व्यक्ति का पिता एक किसान हो, माता हाउस वाइफ हो, पीछे कोई सपोर्ट ना हो और चारों के चारों भाई डॉक्टर बन जाए? मैं मेरे माँ बाप को आज भी याद करता हूँ और उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोनों इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये 2, 10, 12, 15 डॉक्टर हम एक ही मेरे पिता की फैमिली से हैं। वो सारे उन्हीं की बदौलत है। बदौलत होने का मतलब ये है कि उन्होंने उस समय मेरी उस जिद को पूरा करने का मुझे सहयोग किया, फिर मैंने अन्य लोगों को गाइड करने का मेरी तरफ से कोशिश की और मेरे गाइडेंस को मेरे भाइयों ने, मेरे बेटों ने, मेरे भतीजों ने और मेरे सब लोगों ने माना। उसी की बदौलत ये हमारा एक ट्रैक तय हो गया कि सारे लोग लगभग हेल्थ सिस्टम में रहेंगे, तो हम हेल्थ सिस्टम में आए। जी, अगर मैं आपको सिर्फ एक पहचान चुनने को कहूँ, डॉक्टर BL रणवा या नेता BL रणवा, आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? डॉक्टर BL रणवा हमेशा रहना चाहता हूँ। हाँ। और नेता शब्द की मुझे कोई भूख नहीं है। नेता बनने के पीछे भी आप अगर कहना चाहेंगे तो कुछ इसी तरह की टीस है। जिस तरह की टीस मेरे डॉक्टर बनने की थी, उसी टीस के तहत किसी ऐसे बड़े राजनेता से कोई बात होने पर मैं इस फील्ड में आया। और मैंने, मेरी बात सुनिए, मैंने मेरी 1 लाख रुपए रोज की प्रैक्टिस, जो मेरे अस्पताल को मैं 1 लाख रुपए कमा के देता था, मैं घर नहीं लाता था, लेकिन 1 लाख रुपए से कम रोज के नहीं कमा के देता था। वो छोड़ करके ऑल ऑफ सडन मैं समाज सेवा में आ गया। उसके पीछे भी इसी तरह की टीस है। वो समय आएगा और सिद्ध हो जाएगी तो आप लोगों के सामने खुलासा करेंगे। नहीं, मैं आपसे, आपने 1 लाख रुपए रोज घर ले जाने की बात कही, मैं उसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। पहले मैं उस टीस को जानना चाहूंगा ताकि दर्शकों को लगे कि ई न्यूज़ पे आपने कोई ऐसी बात बताई जो डॉक्टर BL रणवा का इंटरव्यू में सुनना चाहिए। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन टीस का मतलब आप ये समझिए कि जिस दिन मेरे जो टीस उस समय जगी थी और जिन चिकित्सक से मैंने बात करी थी, उसी तरह की टीस किसी राजनेता के सामने हुई है। उस राजनेता को और मुझे दोनों को भली भांति पता है। और जिस दिन ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं समाज सेवा में उतना आगे बढ़ जाऊंगा या पॉलिटिक्स में मेरी पार्टी मुझे उस लेवल तक अगर पहुंचा देगी, उस दिन इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। आप कहीं डॉक्टर, मतलब आप कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, कहीं आप उनकी ओर इशारा नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, क्योंकि उनका कमेंट आपके लिए आता रहता है
अभी बीते दिनों में उन्होंने आपकी जैकेट को लेकर एक कमेंट किया था कि वो डॉक्टर हैं और उनका हॉस्पिटल, आपने 1 लाख रुपए वाली बात बताई कि 1 लाख रुपए पर डे में घर पे लेके जाता था, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ये कहते हैं उनका हॉस्पिटल चलता ही नहीं है। उनका जो हॉस्पिटल है वो तो सरकारी योजनाओं से ही चल रहा है। मेरा अस्पताल और जिस अस्पताल में काम करता था वो ट्रस्ट बेस्ड अस्पताल है। उसका काम लोगों की सेवा करना है, धन कमाना नहीं है। जो कमाते हैं इनोवेशन में उसी अस्पताल में लगाते हैं, या उससे संबंधित उसकी शाखाएं डेवलप करने में, या ब्लड के कैंप्स लगाने में, या मेडिकल कैंप्स लगाने में उसका पैसा खर्च होता है। उसका पैसा हम हमारे लिए बिल्कुल उपयोग नहीं करते, एक्सेप्ट कि जिस चिकित्सक की जितनी सैलरी इत्यादि बांध रखी है, उसके अलावा उसमें से किसी को कुछ नहीं जाता है। आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर, जो उन्होंने आपके लिए कहा था, आपके हॉस्पिटल के लिए कहा था कि वो हॉस्पिटल केवल जो है सरकारी उसी से चल रहा है। उसका हॉस्पिटल कम चलता है, केवल सरकारी योजना के माध्यम से ही चलता है। उसको लग रहा है कि मैं बंद हो जाएगा तो वो भगवा जैकेट सिला ली। गोविंद सिंह जी डोटासरा बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत बड़े नेता हैं। इस रूप में हो सकता सारे लोग ही कदर करते होंगे, मैं भी उनकी कदर करता हूं। आपको कहना चाहूँगा कि वो समय समय पे इस तरह के बचकाने बयान दे देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कुछ भी बोल जाते हैं, किसी के लिए भी किसी भी शब्द का उपयोग कर लेते हैं। जैसा कि उन्होंने भगवान के लिए भी कहा था कि साहब, तो ये भगवान के लिए कोई डॉक्टर BL रणवा के लिए नहीं बोला उन्होंने, उनको भगवान से चिढ़ है, भगवान के लिए बोला। और मैं कहना चाहूंगा कि भगवान हमारे राष्ट्रीय झंडे का कलर, भगवान हमारे साधु संतों की वेशभूषा का कलर, भगवान हमारा सूर्य का कलर, भगवान हमारे उगते और छिपते सूर्य का कलर, वो तेज का कलर, इस कलर को, इस रंग को किसी भी रूप से कोई अगर इसमें टॉन्टिंग करता है या इसको किसी भी रूप से अपमानित करता है तो ये अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा बार बार आपके माध्यम से कि कोई भी इस पे इस तरह की टिक्का टिप्पणी ना करे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पर्टिकुलर आपको लेकर ही कमेंट किया, या तो आप उनके बराबर कहीं ना कहीं जा रहे हैं, या कुछ विशेष आपकी मित्रता होगी, या कोई विशेष कांड रहे होंगे, तो क्या आप कुछ खुल के बताना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ऐसा है कि मैं तो जब से सीकर में हूँ, गोविंद सिंह जी मेरे को भी जानते हैं और मैं गोविंद सिंह जी को भी जानता हूँ। दूसरी बात यह है कि गोविंद सिंह जी के घर में छोटे से लेकर के बड़े तक उनके पिताजी, उनके माताजी, उनका खुद का एज ए फिजिशियन मैंने इलाज भी किया है। अब ये जो टॉन्टिंग और ये जो सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें कहाँ खींचातान है वो गोविंद सिंह जी को पता है या डॉक्टर BL रणवा को पता है। अभी आपने आपकी बातचीत में सेवा कार्यों का आपने जिक्र किया कि मैं हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा करता हूँ। आप PET का आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपके राजस्थान में 50वीं रैंक भी आई, ये हम सभी युवाओं के लिए खैर प्रेरणा तो है ही। उसके बाद में आप एक सरकारी डॉक्टर बने, सरकारी डॉक्टर का पद छोड़ के आपने अपना हॉस्पिटल खोल लिया, हॉस्पिटल के बाद में आप नेता बन गए। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जब सेवा हमें करनी थी तो वो गवर्नमेंट जो आपकी जो ड्यूटी थी, आप एक चिकित्सक थे, तो वो क्यों छोड़ना पड़ा हमें? देखो, उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने चिकित्सा का जो सरकारी में रहते हुए मैंने बहुत काम किया, और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये एक 10 साल के पीरियड में, जिसमें मैं कल्याण अस्पताल में लगभग 10 साल सेवाएं दी, ऐसी कोई रात नहीं गई होगी जिस रात में मैंने उठ करके मरीज कल्याण अस्पताल में जाके नहीं देखा होगा। एज ए इमरजेंसी अपनी जो ड्यूटी होती है या नाइट का जो कॉल ड्यूटी होती है, उसमें इतना लंबा काम करने के बाद भी मेरे को कोई थकान नहीं थी। लेकिन इस चिकित्सा पैसे में मैंने जो चीजें सीखी थी और जो MD किया था, उसमें मरीज का इलाज करना सीखा था जी। और वो एक पीरियड ऐसा आया, उस समय मैं नाम भी ले लेना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने हॉस्पिटल्स में फ्री दवाई का सिस्टम चलाया था। फ्री दवाई चला दें उससे हमें ऐतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि ये 36 दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और इन 36 दवाइयों से ही सभी मरीजों का इलाज कीजिए, इनसे बाहर की दवाई मत लिखिए। जब किसी मरीज को ऐसी दवाई की जरूरत है जो 36 से बाहर की है, तो मुझे क्या करना चाहिए था वहाँ। दूसरी बात यह है कि
जो वेंटिलेटर्स और दूसरी तरह की बड़ी विधाएं थी, वो बार बार मैंने विदेशों में जा करके भी इनकी ट्रेनिंग ली थी, ये सीखी थी। ये कोई भी संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं था। तो मेरे मन में ये मानस में आया कि मैं अगर यहाँ रहूंगा तो मैं भी लोगों की तरह सिर्फ कलम का डॉक्टर बन जाऊंगा, लोगों की जान बचाने वाला चिकित्सक नहीं रहूंगा, और जो नॉलेज मेरे पास है उस नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये कह करके मैंने चिकित्सकीय पैसा मतलब चिकित्सकीय सरकारी कार्य वहाँ से मतलब कहने का मतलब है उससे VRS जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई, सरकार ने मेरी VRS सैंक्शन करी। उसके बाद में मैंने एक ऐसा अस्पताल चैरिटी हॉस्पिटल खड़ा किया जैसा उस समय के 6 मेडिकल कॉलेजों को छोड़ करके किसी भी अस्पताल में एक छत के नीचे वो सारी सुविधाएं नहीं थी जैसे मेरे अस्पताल में मैंने की। आप उसमें देख लीजिए, ब्लड बैंक उसमें था, कार्डियक कैथ लैब उसमें थी, ICU उसमें था, एक्सरे उसमें, MRI उसमें, CT स्कैन उसमें, बाकी तो नॉर्मल जांचें, सोनोग्राफी, ब्लड की सब जांचें होना लाजमी था। इस तरह का एक अस्पताल जो मेरा सपना था वो मैंने खड़ा किया, और वो भी एज ए चैरिटी हॉस्पिटल खड़ा किया कि इसका लाभ जो भी आता है उस लाभ को इसी में लगा करके हर साल नई नई विधियां, जैसे डायलिसिस वगैरह, अब आगे चल करके हमने डायलिसिस भी शुरू किया, आज भी डायलिसिस हमारे यहाँ होता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। और मेरे अस्पताल में कोई भी मरीज ये कह दे कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है तो उसको इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि एक ही अस्पताल ऐसा होगा आसपास के एरिया में जो कभी भी किसी भी मरीज को बिना पैसे भी सेवाएं देने को तैयार है। नहीं, वो तो मैंने जैसे कि कल मुझे पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो मैंने कई सारे सीकर के लोगों को कॉल लगा के आपके बारे में जानकारी चाहिए। तो वाकई आपकी चिकित्सा सेवाओं को लेकर तो मतलब सभी लोगों ने तारीफ करी है। उन्होंने यही बताया, मुझे किसी ने बताया कि कोई गर्भवती महिला थी, उसकी डिलीवरी का वक्त था और आपने इनिशियली उनकी डिलीवरी भी करी और डिलीवरी का कोई चार्ज भी आपने नहीं लिया। खैर, आपकी चिकित्सकीय सेवाओं के बारे में वाकई सारा सीकर आपको अपना मानता है। मेरा सवाल आपसे ये कि सरकारी डॉक्टर से निजी अस्पताल और फिर आपकी राजनीति में आ गए आप, क्या ये सफ़र पहले से तय था या परिस्थितियों ने खड़ा कर दिया? नहीं, देखो ऐसा है, मैं तो ये समझता हूँ कि सफर कहीं पहले तय नहीं होता, भाग्य रेखाएं कहीं पहले नहीं लिखी जाती। हर रेखा को अपना कर्म और धर्म मोड़ता है, और उस कर्म धर्म के तहत ही हम चिकित्सक बने थे, और उस कर्म धर्म के तहत ही मैं सार्वजनिक जीवन में और मेरी जो भी जिस पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ उसमें आया। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जो आपकी डॉक्टर वाली जो छवि थी वो नेता बनने के बाद में कुछ कम हुई है या बढ़ी है? क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, देखो ऐसा है, मैं चिकित्सक तब भी था और अब भी हूँ। मेरी कहीं भी किसी भी अस्पताल में आज सीकर के में भी जरूरत पड़ती है एक्सपर्ट ओपिनियन की, तो मैं वो देता हूँ। इसलिए छवि कम होने ज़्यादा होने का सवाल नहीं है। ये मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर से बड़ा पॉलिटिशियन कभी भी नहीं है, न था न होगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो शक्ति से होते हैं, और शक्ति का मतलब पावर से होते हैं, और पावर तक पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसी के तहत हम यहाँ हैं, और आज हम पावर में हैं, और जो भी चाहे जन सेवा के, जन लाभ के कार्य वो हम कर रहे हैं। सेवा का जिक्र आप बार बार अपने हर सवाल के जवाब में करते हैं। सेवा कहीं ना कहीं आपके अंदर कूट कूट के भरी है, मुझे फील भी होता है। और मैंने जब लोगों से आपके बारे में ओपिनियन चाहा तो सेवा सब वहाँ से भी निकल के आया कि वाकई सेवा में, चिकित्सकीय सेवाओं में आपका वाकई सीकर में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राजनीति में सेवा करने है, चुनाव लड़ने हैं आप? देखो, राजनीति में मैं सेवा करने ही आया हूँ। हाँ। चुनाव लड़ाना नहीं लड़ना, क्या करना है, पार्टी क्या पद देती है, क्या काम देती है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूँ। भाजपा हमारी पार्टी, हमारे जो आला कमान जिस तरह की भी मुझे जो कर्तव्य निभाने को देंगे, जो दायित्व जब भी दिया जाएगा, मैं उसका भली भांति निर्वहन करूंगा। जैसा कि पिछले दिनों जब लोकसभा के चुनाव थे, उस समय भी मुझे हमारे लोकसभा सीकर पूरी लोकसभा का संयोजक बना करके उस लोकसभा चुनाव में काम करवाया गया। अभी पिछले दिनों ही मुझे पूरे जिले में प्रमुख बनाया गया, वर्ग का या हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसका प्रमुख बनाया गया। समय समय पर पार्टी देखती रहती है किस आदमी में क्या योग्यता है और किस तरह का कौन है और कौन आदमी किस जगह फिट है। वो हमारे आका जो ऊपर बैठे हैं, हमारे जो वर्ड कुछ भी कह दीजिए, उनके लिए आप
आला कमान कह दीजिए, हमारे सुप्रीम लीडर्स कह दीजिए, वो तय करते हैं कि किसको क्या दायित्व दिया जाना, उस दायित्व पे। आका सब की आपने बात करी, मैंने कल कई सारे सीकर के वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने फोन पे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर BL रणवा का राजनीति में कोई आका नहीं है। पहली बात तो ये मेरा सवाल आपसे ये है, और दूसरा सवाल आपने भी ये जिसने भी कहा कि आका नहीं है वो बहुत गलत है। मेरे आका आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे शीर्ष आका हैं, और माननीय भजनलाल जी यहाँ और मदन जी राठौड़ हमारे बिल्कुल आका हैं। क्यों हमारा कोई आका नहीं है? ये तो पार्टी के नहीं आका क्यों नहीं है? दृष्टिकोण से यदि मैं जहाँ तक समझता हूँ, नहीं किसी का फेवर हमें चाहिए नहीं। हम जो काम और कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी योग्यता होगी तो हम आगे। योग्यता की बात तो मैं समझ गया, लेकिन जहाँ तक मैंने राजनेताओं को कवर किया है और राजनीति में देखी है, मेरा भी हमारा मानना ये है कि बिना आका के राजनीति में आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। कहीं ना कहीं उसको जाके दिक्कत होती है, तो वही नेता आज तक आगे बढ़ पाए जिनका एक आगे जाके कोई आका है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल ज्यादा सही नहीं होगा। जिसकी योग्यता होगी वो रेस में जरूर निकलेगा। जब दौड़ होती है तो आप लोग देखते हैं, दौड़ में सबके सामने होती है, और उस दौड़ में रेस में जो आगे निकल जाता है वो बिल्कुल बटने तुरंत निकलता है। उसमें हर कोई अटंगी लगा नहीं सकता, और कभी कभार किसी ने लगा भी दी तो पता लग ही जाता है कौन क्या लगा रहा है, तो उसके भी लग जाती है। चलो, अभी मैंने अपन ने जो बातचीत करी, आपने उसने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मेरे को, मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मतलब कहने का तात्पर्य यदि है कि यदि पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करेंगे। देखो, ऐसा है कि पार्टी में, राजनीति में जो कार्य करने के लिए जो लोग होते हैं, जो निमित होते हैं, जो नामित होते हैं, उनको अपनी किसी भी पार्टी द्वारा दी गई दायित्व से अगर वो विमुख होता है, इसका मतलब वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता नहीं है। यदि भविष्य में पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, फॉर एग्जांपल आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार आप भाजपा के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, गांव टू गांव आपने लगभग कवर कर लिया। मैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था पिछले 2-3 साल की लगातार। मेरे को नहीं लगता कि आपने सीकर का कोई गाँव छोड़ा होगा या सीकर का कोई आयोजन छोड़ा होगा, चाहे आपकी चिकित्सा के कैंप हो। मुझे जहाँ तक ध्यान, लगभग आप 1000 कैंपों में तो आप निःशुल्क सेवाएं दे चुके हैं, जहाँ तक मैं देख रहा था और समझ रहा था। तो यदि पार्टी टिकट नहीं देती है भविष्य में आगे जाकर आपको, तो क्या डॉक्टर BL रणवा अपने नाम पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई मानस मेरा कभी नहीं है। मैं जिस पार्टी के लिए हूँ उस पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता हूँ और समर्पित कार्य करता ही रहूंगा। अच्छा, कुछ आपके समर्थकों से मेरी बातचीत हुई तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने क्या कि ज़्यादा तो मुझे जानकारी आपकी थी नहीं, मैंने फेसबुक ही आपका खोला और फेसबुक से ही कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, और कमेंट्स पढ़ने के बाद में मैंने 2-4 लोगों से व्यक्तिगत बात की जो आपके समर्थक थे। तो उन्होंने कहा कि एक मजबूत जनाधार है, जो आपके समर्थक थे वो कहते हैं कि उनका एक मजबूत जनाधार है, लेकिन आपके जो विरोधी वो कहते हैं कि इनका जो जनाधार है वो केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है, इससे आगे नहीं इनका जनाधार। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जनाधार होना नहीं होना, देखो, आप अगर चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं तो चुनाव में तो वक्त और सिस्टम और समय बताता है कि किसके लिए क्या जनाधार है, किसके लिए क्या जनाधार नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पहचान का सवाल है, सीकर जिला, चूरू जिला, नागौर जिला, शेखावाटी का जो क्षेत्र आता है उसमें कोई गांव या ढाणी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके किसी न किसी व्यक्ति का मैंने इलाज ना किया हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमने कोशिश करी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 to 1 किसी न किसी रूप में हम लोगों को टच करें, लोग हमें पहचाने और लोगों का दर्द हम पहचाने। हमें पहचाने ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि लोगों का दर्द, लोगों की समस्या को हम पहचाने, सुने, और जहां उस समस्या का समाधान हो सकता है उस समस्या को वहां तक पहुंचाया जाए, ये हमारा परम कर्तव्य है और उसी के लिए हम काम करते हैं। अच्छा, एक बात और ये थी कि आपने अपने जीवन में चिकित्सकीय सेवाओं से ही लोगों को सेवा का मौका दिया। चुनाव आपने कभी लड़ा नहीं आज जिंदगी, ना वार्ड पंच का लड़ा, ना किसी और का चुनाव आपने लड़ा। अब ऐसे में यदि पार्टी आपको विधानसभा या लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाती है तो कितना आपके लिए डिफिकल्ट होगा या कितना आसान होगा आपके लिए? देखो, भाजपा इतनी संजीदा पार्टी है और भाजपा का कार्यकर्ता और संगठन का स्तर इतना मजबूत है कि वहां कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, वहां पार्टी चुनाव लड़ती है। इसलिए किसको उम्मीदवार बना देगी और किसको उम्मीदवार बना देगी तो किसको क्या कठिनाई होगी, ये पार्टी को देखना है, ये मुझे नहीं देखना। अभी आज की डेट में यदि आप सीकर में घूमते करते हैं, जाते हैं प्रोग्राम में, जाते हैं कई जगह जाते हैं, तो जनता आपको एक डॉक्टर की नजर से देखती है, नेता की नजर से देखती है? देखो, मैं जैसा समझता हूँ लोगों में पुराना भाव भी मौजूद है और आज जो मैं कार्य करता हूँ उसके प्रति भी लोगों का यही है कि साहब जिस
संजीदा तरीके से डॉक्टर साहब ने चिकित्सकीय कार्य किया, उसी संजीदा तरीके से हमारी समस्याओं को सुन करके उनका समाधान कराने की कोशिश करते हैं और मैं करता भी हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी पिछले दिनों की बात है कि मैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग जो 52 है हमारा, आजकल पहले 11 नंबर था, उससे रसीदपुरा की तरफ से आ रहा था, तो जैसे ही मुझे दिखा एक बोर्ड कि साहब ये कृषि उपज मंडी या प्याज मंडी है, तो मेरा मन कर गया कि यार अंदर की व्यवस्थाएं देख लेते हैं क्या है। मैं वहाँ अंदर की तरफ गया और जाते ही 5-10 लोगों ने मुझे घेर लिया, जिसमें से 5-7-8 लोग तो मुझे जानते थे, 1-2 हो सकता है अनजान होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई व्यवस्था नहीं है, ये वो। मैंने कहा बताओ सही तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ये 2 तकलीफ मेन है कि साहब एक तो हम इतने लोग यहाँ आते जाते हैं, किसी के भी शौचालय की व्यवस्था नहीं। तो मैंने कहा भाई शौचालय बने हुए नहीं है? बोले नहीं बने हुए हैं लेकिन चालू हालत में नहीं है। मैं खुद स्वयं उन शौचालयों तक गया और वहाँ देखा भी क्या स्थिति है, कितना खर्चा लगने के बाद में ये शौचालय सुचारू रूप से चालू हो सकते हैं। मैंने दिमाग लगाया तो मतलब मुश्किल से 10,000 का खर्चा मुझे लगा कि 10,000 का भी 8,000 का खर्चा यहाँ हो जाएगा तो ये चालू हो जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को कहा भाई देखो ऐसा है, आप 7 डेज का टाइम दीजिए, ये सरकारी उपक्रम है, अगर प्राइवेट होता तो मैं अभी 10,000 या 15,000 का खर्चा करवा के आपका चालू करवा देता, लेकिन इसमें एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है इसको चालू करने का कि कोई भी प्राइवेट आदमी एकदम से नहीं है कि साहब ये प्लग टूटा हुआ में आके लगा दूंगा। प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया के तहत बात करूंगा कलेक्टर साहब से। अगर फंड है और हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फंड की उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपके शौचालय विद इन 7 डेज चालू हो जाएंगे। मैंने आकर के कलेक्टर साहब से भी बात करी और वहाँ एक मैडम हमारी जो सेक्रेटरी थी, मंडी सेक्रेटरी जिनको बोलते हैं, उन मंडी सेक्रेटरी से बात करी तो मंडी सेक्रेटरी ने कहा कि साहब इसके लिए लिखा हुआ है और आपको पता नहीं क्या बजट कैसे होता है। मैंने कहा मैडम आप मुझे मत बताइए, मैंने सरकारी नौकरी करी है, आपके यहाँ एक कंटिजेंसी नाम का होता है एक फंड, और उस फंड में आप 10, 12, 15 हज़ार, क्यों इतना ही खर्चा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल आप 7-8 हज़ार का खर्चा करवा दीजिए, ज़्यादा कम हो तो हम देख लेंगे। उन्होंने कहा कि साहब कल की तारीख में ये काम हो जाएगा। और सेकंड डे उन्होंने आदमी भेजे, 2 टंकियां लगवाई, उनमें पानी की व्यवस्था, वहाँ ट्यूबवेल बना हुआ था, उससे पाइपिंग लगी और वो 7 दिन की बात अलग है, 4 दिन में उनको वो सेवाएं मिलना शुरू हो गई। अभी मैं कुछ दिनों पहले गया था, वो सारे खुश थे। तो इस तरह की बहुत छोटी चीज थी लेकिन बहुत बड़ी चीज थी। क्या कि लोग मूत्र विसर्जन, दूसरी चीजें बाहर करते थे, वहाँ ट्रक वाले इतने लोग आते हैं, दूसरे इतने लोग आते हैं, हमारे फार्मर्स आते हैं, कितने परेशान, और हमारी कोई माँ बहन आ गई तो वो कहाँ जाएगी? तो ये बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत छोटी परेशानी वैसे देखा जाए तो हल बहुत छोटा था लेकिन वर्षों से हल नहीं हुई थी, एक दिन में हो गई। तो वो लोग जैसे मैं उधर से निकलता हूँ नमस्कार बोलते हैं, कहते हैं प्याज ले जाओ। मैंने कहा भैया प्याज तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन बात यह है कि किसी भी चीज को कहने का अर्थ है अपना करने का मन हो, और मैं उसी रूप से लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। कई जगह जाते हैं तो कोई कहते हैं साहब मेरी पेंशन की प्रॉब्लम है, मेरी एज ये हो गई, मेरी पेंशन नहीं जुड़ रही। हम फटाफट बात करते हैं ग्राम सेवक से, आजकल जो सरपंच का दायित्व है उनको दे रखा है, दूसरा सब प्रशासक लगा रखे हैं, उनसे बात करते हैं और वो आगे तहसील वगैरह में बात करके फटाफट उनकी पेंशन चालू हो जाती है। इस तरह के छोटे छोटे काम है, जैसे कृषि से संबंधित कोई कनेक्शन का काम है, किसी का अटकी हुई फाइल है, किसी ने कुछ नहीं दिया, छोटी छोटी बातें है। ये कोई बहुत बड़ा गांव का आदमी ये नहीं चाहता कि आप उसे कोई माला माल कर दो, वो कहता है कि जो बेसिक सुविधा मेरी है वो सुविधा किसी कारण अटकी हुई है और वो सिर्फ इसलिए अटकी हुई है कि वो जहाँ जो हल कर सकता है उस तक बात ही नहीं पहुंची है। तो वो बातें पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूँ और वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा चुनाव है, वही हमारे लोगों का जो मन जीतना है, दिल जीतना है। मैं बार बार कहता हूं कि आप इस दुनिया को जिस दिन छोड़ोगे उस दिन 10 आदमी ये कहें, 1000 आदमी ये कहें, लाख आदमी ये कहें कि ऐसा आदमी दुनिया में आया नहीं, न आने वाला है, न आएगा, या इस तरह का आदमी भगवान करे बार बार आए। ये बनने की जो तमन्ना है वही सब कुछ है। पॉलिटिक्स और चुनाव तो अपनी जगह। कलेक्टर से मिलने की आपने बात कही, ग्राम सचिव से मिलने की आपने बात कही, और भी कई प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की आप मिलते भी होंगे और चर्चा भी करते होंगे, मिलने की आप बात दोहरा रहे हैं। मैं आपसे जान सकता हूं कि जब आप अधिकारियों से मिलते हैं तो इस भगवा जैकेट पहन के मिलते हैं, बिना भगवा जैकेट पहनते हैं? ये तो मेरा पहनावा है। हर आदमी का पहनावा निश्चित होता है। जब मैं चिकित्सक था तो मेरा व्हाइट कोट का पहनावा था। मैं जब इस शुभ कार्य में आ गया हूं तो ये भगवा कलर मैं इसलिए पहनता हूं कि एक इस कलर की एक आभा है, इस आभा को मैं धारण करके रहता हूं। और मोस्टली अगर इस कलर में मैं अगर रहता हूं तो इसमें किसी को बुरा मानने की बात भी नहीं है, इसका कोई इंडिकेटर भी नहीं है कि साहब ये है। नहीं, डोटारा साहब ने कहा कि आपसे उनकी बात हुई तो आपने कहा बता भाई भाजपा का कार्यनेता होने का ठप्पा लग जाता है, लाइसेंस मिल जाता है इससे।
ऐसा कहा देखो था क्या? मेरी तो न तो उनसे इस तरह की कोई बात हुई। अच्छा। वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात इस मामले में जरूर मनगढ़ंत है। अच्छा। मेरी इस तरह से कोई बात नहीं हुई कि आपके पास कितने जैकेट हैं या नहीं है, वो ऐसा उन्होंने बोला। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी भगवा उनसे- जैकेट पहन लेना किसी कांग्रेसी को हमने मना थोड़ी कर रखा है कि वो आपकी भगवा उनसे- जैकेट आपकी धारण नहीं उनसे कर सकता। बात- मेरी बात सुनिए, आप हमने किसी कांग्रेसी को मना किया क्या? क्या मोदी जी ने मना किया? क्या गडकरी जी ने मना किया? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी ने मना किया? क्या हमारे राज्य अध्यक्ष ने मना किया या हमारे मुख्यमंत्री ने मना नहीं, किया? ये अपना स्वधारण करने का वेश है। जो जिस वेश में रहना चाहे इस देश, आजाद देश में सबको अधिकार है, और उनको लगता है ये भाजपा का कलर है तो बहुत बढ़िया बात। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी उनसे इस बारे में बात हुई या उन्होंने अपने मन से ही बात बोली है? देखो, इस जो विषय बात तो हमारी होती रहती है, लेकिन इस विषय को लेकर के हमारी कोई उनसे कभी चर्चा नहीं हुई। अच्छा, वो अपनी मनगढ़ंत ही बोल दिया उन्होंने तरफ से। हाँ, उनका तरीका है वो बात करने का, भाषण देने का, गमछा हिलाने का, वो हिलाते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे उनका गमछा समझ में आने लग गया है। तो अब जैसा भी होना है आप देख ही रहे हो, राजनीतिक अब आरोप पिछला अस्त्र तो देख रहे हो और इस बार भी देख लोगे। आपने भाजपा की आपने बात करी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की आपने बात करी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी आपने भी नाम लिए। जो वरिष्ठ नेता जितने भी हैं भाजपा में बरसों से सेवा कार्य करते आ रहे हैं। आपके सीकर में भी कई भाजपा के जो कार्यकर्ता 25-30 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए दरिया बिछा रहे हैं। ऐसे में यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा, क्या ऐसी स्थिति में वो आपके साथ लग पाएंगे? देखो, मैं ये हालांकि बड़ा काल्पनिक क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं इस रूप में देना चाहूँगा कि मैं भी दरियाएं बिछाने वाला कार्य करता हूँ। अच्छा। और मन से मैं हमेशा से हमारा जो विचार है, हमारा जो पार्टी का जो इथिकल आइडियोलॉजी है उसके साथ वर्षों से रहा हूँ, आज से कोई नहीं हूँ। रही बात किसको टिकट देगी पार्टी, किसको नहीं देगी, कौन दरी बिछाएगा, कौन दरी ओढ़ाएगा, कौन दरी ओढ़ के सोएगा, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी को देखो, चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव में मान लो एक्स आदमी अगर चुनाव जीतता है तो इसका मतलब भाजपा जीती और उसमें सब कार्यकर्ता जीतते हैं, कोई अकेला आदमी नहीं जीतता कहीं भी। तो किसी भी कार्यकर्ता को, जिसको भी पार्टी टिकट देती है, उसमें किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी ऐतराज होता नहीं है। अच्छा, किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आपको कहा है, जो सीनियर कोई नेता है या जिनके आप टच में हैं, जो जिनको आप अपना राजनीतिक आका मानते हैं या अपना गुरु मानते हैं, या जिनके बिहाफ पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो किसी ने आपको कभी कहा कि करो तैयारी, टिकट पक्का, आप समझे, चिंता मत कीजिए? नहीं, ऐसा हमारी पार्टी में कोई है नहीं। अच्छा। कि पार्टी में ये कहा जाए कि आप इसके लिए तैयारी करो, आप उसके लिए तैयारी करो। हमारा मेन उद्देश्य पहले भी बोला है कि जन सेवा है। जन सेवा का माध्यम अभी हम राजनीतिक लेके चल रहे हैं, सामाजिक लेके चलते हैं, जैसे कैंपों की बात करते हैं तो मेडिकल लेके चलते हैं। जन सेवा का माध्यम अलग अलग हो सकता है। हमारा मूल उद्देश्य सेवा करना है और हमारी पार्टी में इस तरह का कोई पहले से तय नहीं होता कि किसको टिकट देना है और किसको कहना है कि तुम तैयारी करो। तैयारी ये है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं भाजपा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला हर विधायक, हर सांसद हमारी पार्टी का हो, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अलग इश्यू है कि पार्टी किसको आगे करती है, जिसका नाम को आगे करेगी उसके नाम पे फूल के नाम, कमल का फूल है, वही हमारा सब कुछ है। हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। कमल के फूल की आपने बात की कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल ही है। आने वाले चुनाव में यदि पार्टी आपकी जगह किसी और व्यक्ति को टिकट दे देती है तो क्या डॉक्टर BL रणवा उसी मंच पे खड़े होकर उस व्यक्ति के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, पहले भी मांगे हैं, आगे भी मांगते रहेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? सबके लिए टिकट मांगते हैं। टिकट इसका कोई इश्यू थोड़ी है कि उसके लिए, जब भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता की रीति नीति में ही काम करेंगे। उसके लिए ये कह देना कि साहब अमुक को टिकट मिल गया तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपने ये बात बताई, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने पार्टी की बात करी, सिंबल की बात करी, कमल के फूल की बात करी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि राजनीति में आपके लिए संगठन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है या जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? देखो, राजनीति में नहीं, सब जगह ही जनता ही इम्पोर्टेंट है, जनमानस ही इम्पोर्टेंट है। संगठन का उद्देश्य भी जनमानस की सेवा करना है, जनमानस का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है और हमारे देश का विकास करना है और देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है और विकसित देशों में भी सिरमौर बनाने का जो लक्ष्य माननीय मोदी जी का
और माननीय हमारे दूसरे नेताओं का है, उस में ही सबको लग करके, वो तभी संभव है जब आप जनता को ऊंचा मानेंगे। संगठन अपनी जगह है, लेकिन जनता सबसे बड़ी है, जनता सर्वोपरि है। हमारा जो रूट लेवल का आदमी है वो सर्वोपरि है। जैसा कि आपने 5-7 साल पहले देखा होगा, जब कुंभ लगा था अपने इलाहाबाद में, उस समय माननीय मोदी जी ने हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके पैर धो करके वहां उनको सम्मानित किया था। तो हम तो वो भाजपा के कार्यकर्ता है जिनको अंत्योदय की चिंता है, उस अंत के आदमी की चिंता है, उस छोर पे टेल पे बैठे हुए आदमी की चिंता है कि उसका जीवन स्तर कैसे सुधरे, और उसका जीवन स्तर सुधरेगा तो हमारा देश विकसित होगा, हम विकसित देश की श्रेणी में आएंगे और हम दुनिया के सिरमौर देश बनेंगे। जनता ही सर्वोपरि है, आपने बात कही, बात बहुत बड़ी है, ये जनता ही सर्वोपरि है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता ही सर्वोपरि, आपने बता दिया कि संगठन बाद में, पहले जनता है, जनता सर्वोपरि है। कल को पार्टी आपको टिकट नहीं देती है और 10-20 हज़ार लोग आपके पास में इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई साहब तो चुनाव लड़िए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वो भी तो जनता है, वो भी तो आपका स्नेह चाहती है, वो भी आपका प्यार चाहती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो, ऐसी स्थिति हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही लाते हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में आने वाले हैं कि किसी को भी बागी रूप देवें, और ना ऐसा होने वाला है। और ये आपका काल्पनिक क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं इसी रूप में देना चाहूंगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं किसी भी हमारे फूल के एंटी वाले आदमी का सहयोग नहीं करूंगा। आपने हजारों लोगों का इलाज किया, लेकिन इलाज कराने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपका वोटर बने, या बन सकता है। आज भी कैंप वोट लेने के लिए नहीं लगा रहे हैं, आज भी सेवा कार्य वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे देश का, हमारे लोगों का, हमारे अंत्योदय लोगों का भला करने की काम कर रहे हैं। अब कहा यह जाता है कि जब आप समुद्र मंथन करते हो तो उसमें से अमृत निकलता है। अब वो अमृत किस रूप से जनता हमें निकाल के देती है, वो उनका सोच है, उनका काम है। अगर मैं आपके लिए भला काम करूंगा, हो सकता है आप मेरे लिए भला सोचें, हो सकता है कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका भला करने के बाद भी भला नहीं सोचते, ऐसे नाग भी हो सकते हैं जो दूध पिलाने के बाद भी डसते हों। ये दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मान के चलते हैं जिसकी हम सेवा करेंगे। एक सिस्टम है कि अगर आप किसी को देंगे तो आपको मिलेगा जरूर, चाहे धन्यवाद ही मिले। इसलिए आपको हमेशा देना है, देने वाला बनना है, लेने वाला बनने की स्थिति बहुत कम करनी है। हालांकि चुनावों में हम हाथ जोड़ करके बिल्कुल वोटों की भीख हमारे कैंडिडेट्स के लिए मांगते हैं, वो एक अलग इश्यू है, वो एक प्रजातंत्र का पार्ट है। लेकिन इसके अलावा जो भी है, आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप अपने दूसरे वाले व्यक्ति को दें, चाहे सम्मान ही दें। सम्मान भी देंगे तो सम्मान में भी आपको सम्मान मिलेगा। आपको और कोई जो भी आप दे सकते हैं और उसको नीड है, दे उसी को जिसको आवश्यकता है। ये भी नहीं है जहां अति है वहां आप अति करते जाएं, पानी जहां नहीं है वहां पानी पहुंचाएं, जहां पानी है वहां पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चुनाव का नाम आता है, बार बार मुझे बोलते हैं कि आपका काल्पनिक है, ये काल्पनिक लग रहा है आपको, ये काल्पनिक आपको लग रहा है। मुझे काल्पनिक नहीं लग रहा है ये, क्योंकि जो नेता होता है वो चुनाव लड़ने के लिए नेता बनता है, और हर नेता का एक ड्रीम होता है कि मैं चुनाव लड़ूं। आप इससे क्यों भागते हैं, थोड़ा खुल के बताइए आप मुझे। नहीं, भागने का उद्देश्य कारण ही नहीं है। मैंने हमेशा आपको चुनाव के नाम से भाग रहे हैं। नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कह रहा। आप बिल्कुल वो चीज बताना चाह रहे हैं जो मैं सुनना नहीं चाह रहा। कहने का मतलब है पार्टी, मेरी बात सुनिए, पार्टी जो तय करेगी हम वो काम करेंगे, उससे कभी नहीं भागेंगे। पार्टी जो कह देगी कि साहब इस तरफ आपको खड़ा होना है, उस तरफ हम खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यदि मैं आपसे जानना चाहूँ, बाय द वे आप सीकर का विधायक बन जाते हैं या लोकसभा उम्मीदवार आप बन जाते हैं, तो पहले 24 घंटे में आप सीकर के लिए क्या करना चाहेंगे? देखो, पहले 24 घंटे और 48 घंटे का सवाल नहीं, ऐसे कोई मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। ऐसा कोई आप मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बना रहे हैं, या जिस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वहां मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ कि साहब एक दिन में मैं कोई तोड़ मरोड़ परिवर्तन कर दूंगा। मेरी बात सुनिए, आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी ऑफ वर्क क्या है? तो प्रायोरिटी ऑफ वर्क हमारा हमेशा विकास करना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मैंने बार बार मेरे बात में ध्यान में आ जाती है कि एक दिन मैं सुन रहा था कि हमारा कोई ठीक सा नेता ये कह रहा था विपक्ष का कि साहब हम इस सीकर को सिंगापुर बना देंगे। ये बात तो 5-7 साल पुरानी है,
मैंने सुनी थी उनके मुखारविंद से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंगापुर में क्या है और किस तरह से काम होता है, उस विधि को आपको अध्ययन करना होगा। मैंने लगभग 60 से 70 देशों की, विकसित देशों की यात्राएं करी हैं। वहाँ कैसे डेवलपमेंट है, किस रूप में होता है। मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, मैं दूसरे इटली भी गया हूँ, जर्मनी भी गया हूँ। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि वहाँ सड़कें भी बनती हैं, सड़कें भी बनती हैं तो वो 50 साल के लिए, 60 साल के लिए यूं बनती हैं। ये नहीं है कि आज सड़क बनाएंगे कल खोद देंगे। तो हमारा विजन ये रहेगा कि जहां भी जो भी काम होगा, स्थायी काम होगा, स्थायी विकास होगा। अस्थायी विकास में विश्वास नहीं रखेंगे। जैसे सड़क बनानी है तो उसमें कितनी तरह की ट्रेंच चाहिए, अपने को कितने तरह के नाले चाहिए, जिनमें क्या क्या जाना है। मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप सीकर से बिलोंग करते हैं, तो सीकर में आपको क्या मूलभूत आवश्यकताएं लगती है, क्या मुख्य समस्या लगती है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि सीकर में कोई एक समस्या ऐसी नहीं है जिसके कारण पूरा सीकर त्रस्त है। सीकर में मैं जब 1979 में आया था, उस समय जो स्थिति थी मोर और लेस, आज भी उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। वही सड़कें, वही गलियां, वही सिस्टम, वही दूसरी चीजें हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि समग्र विकास की तरफ हम चलेंगे। एक कोई पॉइंट को लेकर के कोई विकास बात होने वाली है ऐसा नहीं है। समग्र विकास में सड़कें भी आती हैं, स्वास्थ्य भी आता है, दूसरी जो आपके उत्थान की चीजें हैं वो भी आती हैं। मैं चलो एक व्यक्तिगत सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि समाज सेवा आपने काफ़ी लंबे समय तक करी है, अरसे तक आपने समाज सेवा, गरीब लोगों की सेवाएं भी करी है। डॉक्टर तो वैसे ही भगवान का रूप होता, तो सेवा तो खैर आपने खूब करी है। राजनीति में आप आ गए डॉक्टर बनने के बाद। राजनीति में आने के बाद में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपसे छिन गई हो? चिंता कभी नहीं है, आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। आप कहाँ कर रहे हैं, आप जैसे मान लो मैं एसी का आदी हो गया, एसी में आदी होने का मतलब एसी में खूब काम किया मान लो, और आपको धूप मिल गई, तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप बिना एक ऊ बोले उस धूप को सहन कर सकें। मैंने एज ए चिकित्सक सेवा की, तब भी मैं मेरे परिवार को समय नहीं ज्यादा दे पाता था। एज ए पॉलिटिशियन भी सेवा कर रहा हूं तो भी समय ज्यादा नहीं दे पाता हूं, लेकिन जितना समय देता हूं वो बिल्कुल भरपूर समय और ढंग से देता हूं, ताकि न घर वालों को मेरी कमी खलती है, न मेरे को घर वालों की कमी खलती है। इसलिए कभी भी किसी से कुछ चिंता नहीं है, चिंता मन से है। मन में आपने जो सोच लिया, अगर आप मन में पॉजिटिव है हमेशा, तो आपसे कभी कुछ छिनने वाला नहीं है। और मन में नेगेटिव है तो हर आदमी बात करता है, यार क्या नहीं, कुछ नहीं यार, ये हो गया वो हो गया। ये क्या बहाने होते हैं। जिंदगी में अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीना है तो कभी भी आपसे कुछ नहीं चिंता, आपको कुछ न कुछ नया मिलता ही है। नेगेटिविटी की आपने बात करी, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर BL रणवा को गुस्सा कब आता है ज़्यादा? तो मुझे जनरली तो गुस्सा नहीं आता, फिर भी कोई आदमी झूठ बोलता है तो मुझे बहुत दर्द भी होता है, और उस समय मैं खिंच भी जाता हूँ। मन में मुझे बहुत बड़ी टीस भी होती है और गुस्सा भी आता है। तो पहला मेरा सवाल है, डॉक्टर या नेता, डॉक्टर बेहतर है या नेता बेहतर है? देखो, दोनों ही बेहतर हैं अगर वो अपना कर्तव्य का सही तरीके से पालन करें। अस्पताल या विधानसभा? अस्पताल मेरी कर्मस्थली रहा है, और विधानसभा के लिए तो मैं क्या कहूँ, विधानसभा तो वो जगह है जहाँ लोग अच्छे काम करने के लिए और विकास के लिए नियम बनाते हैं। स्टेथोस्कोप या माइक? स्टेथोस्कोप मेरी जान रहा है, लेकिन माइक में बोलने का तजुर्बा भी मुझे ठीक रहा है, और माइक में वो बोला भी खूब, और माइक मेरी पसंद भी है, लेकिन उसमें सिर्फ भाषण ही देता हूँ, गाना नहीं आता मुझे। ऑपरेशन थिएटर या चुनावी मंच? ऑपरेशन थिएटर जिंदगी बचाता है, चुनावी मंच जिंदगियों को कैसे जीना है ये सिखाता है। भाजपा या सिर्फ जनता? भाजपा मेरी पार्टी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, जनता सर्वोपरि है, हमेशा सर्वोपरि रहेगी। वहां ये देख करके कभी काम नहीं करना है कि अमुक पार्टी का आदमी है इसलिए ये पीड़ा में है तो इसका सहयोग नहीं करें, क्योंकि कोई पार्टी किसी की बंधी हुई नहीं होती, वो चेंजेबल भी है। और जनमानस की सेवा करना, ह्यूमैनिटी की सेवा करना, जनजीव की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और हम जिस सनातन से आते हैं उस सनातन की ये सीख भी है कि हर जीव जिसमें भी है उस जीव की आप रक्षा करो, उसकी सेवा करो। टिकट या सिद्धांत? सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, टिकट आते जाते रहते हैं, सिद्धांतों से ही टिकट का महत्व है। मोदी या संगठन?
मोदी जी अपने आप में ऐसी किताब है जिसको पूरा पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन संगठन अपने आप में संगठन ही होता है। भगवा जैकेट या सफेद कोट? सफेद कोट मेरा पुराना सपना और भगवा जैकेट वर्तमान में मैं धारण करता हूं। मैं दोनों का तहे दिल से आदर करता हूं। राजनीति में सबसे बड़ा रोग? राजनीति का देखा जाए तो कोई रोग है नहीं। अगर आपके मन में अगर सेवा करने का भाव हो तो कोई रोग नहीं, और नहीं तो लोग इसके पीछे भागते हैं, आपको भी पता है। और सीकर का सबसे बड़ा दर्द क्या है? सीकर का दर्द यह है कि सीकर को कोई ऐसा अपना नहीं मिला जो सीकर पूरे लोकसभा क्षेत्र को ढंग से संवार सके। पिछले दिनों माननीय हमारे सांसद साहब सुमेधानंद जी ने बहुत बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो संत आदमी है, उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीकर को एक डेडिकेटेड ऐसा नेतृत्व कभी न कभी मिले जो हमारे सीकर को हमारे राजस्थान में नहीं अपितु हमारे हिंदुस्तान में एक नंबर पे ला सके। डोटासरा जी को एक सलाह क्या देना चाहेंगे आप? डोटासरा जी को सलाह देना, बहुत बड़े आदमी है, बनता नहीं है, लेकिन जितना शब्दों का कम प्रयोग करेंगे उनके लिए और सब लोगों के लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। और भजन लाल शर्मा जी से एक मांग क्या करेंगे आप? भजन लाल जी शर्मा से तो मांग यही है कि जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जो कम से कम कमजोर वर्ग के लोग हैं, सब लोगों का उत्थान के लिए ऊपर से लेकर के नीचे तक के सबके लोगों के लिए सोचे, और ऐसा हमारे भजन लाल जी सोच भी रहे। सांसद या विधायक? सांसद पूरे देश का नेतृत्व करता है और विधायक अपने विधायकी क्षेत्र का नेतृत्व करता है। दोनों का ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। नहीं, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। मैं तो दोनों ही नहीं हूँ। और राजनीति में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है? काम पे और कर्म पे विश्वास है। और डर किससे लगता है? झूठ से। किस तरह से आप प्रेरणा लेते हैं? प्रेरणा तो मैं ये हर बार देता हूँ। एक छोटा सा आपको भी सुना देता हूँ कि हम लोग जो हैं वो क्रिकेट के मैदान में हैं, विदाउट स्टंप वाले मैदान में हैं, जहाँ स्टंप है ही नहीं। आपके पास एक बैट है, सामने से बॉल आती है, हर बार बॉल आ रही है, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आउट आप कभी नहीं होते हैं। जिंदगी में कभी ये नहीं सोचें कि साहब ये चीज अगर मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया में किसी काम का नहीं रहूंगा, क्योंकि पता नहीं आपको उस किस समय उस बैट से आपके छक्का लग जाएगा और आपकी जो बॉल है वो मैदान पार कर जाएगी। इसलिए आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। और कोई आपका हर आदमी का टारगेट होता है, इसलिए किसी भी टारगेट में अगर आप एक बार पिछड़ गए तो ये मतलब नहीं है। हर हार भी जीत की सीख लेकर के आती है, हर हार के पीछे ही जीत है। इसलिए आप कभी ये समझ लो कि साहब इस बार ये नहीं हुआ तो आगे कभी नहीं होगा। जैसा कि चलता भी है कि एक चींटी जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए 100 बार चढ़ चढ़ के गिरती है, लेकिन कभी हौसला हारती नहीं है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हौसला बुलंद होना चाहिए, टारगेट अपने आप में। एक मेरा लास्ट और अंतिम सवाल आपसे ये है, यमुना जल जिसको लेकर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो आप एक अच्छा मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप संक्षेप में बताएं। मैं यमुना माँ को वंदन करना चाहूँगा और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे शेखावाटी में पानी की आप लोग भी जानते होंगे बहुत कमी है। हमारे जैसे 8 विधानसभाएं हैं तो उनमें कम से कम 6 विधानसभाएं डार्क जोन हैं। जो डार्क जोन नहीं है वहाँ भी फ्लोराइड युक्त पानी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सीकर जिले को ही नहीं अपितु झुंझुनू और चूरू जिले को भी पानी की बहुत दरकार है। और उस दरकार आज से नहीं है, ये दरकार वर्षों से है। मैं कहीं कहीं हमारे नेता भी कहते हैं कि ये 32 साल बाद सपना पूरा हुआ है, ये 30 साल बाद हुआ है। मैं 32-30 साल की बात नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये नहर उस समय आ जानी चाहिए थी जिस समय गंगा सिंह जी गंगा नहर लेके आए थे, या दूसरी नहरें आई थी। तो इसमें पूर्ववर्ती सारी सरकारें ही जिम्मेवार हैं जो इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि आवश्यकता तब भी थी और आज भी है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस संबंध में आपको भी पता है, पहले MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद MOA हो गया, और उसके बाद में सब जगह जो जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपके ऑफिसेज स्थापित होने चाहिए, उनके वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी हो गई, उनके पद भी जारी हो गए, पद स्वीकृत हो गए। अधिकतर पदों में हमारे अभियंताओं ने कार्य ग्रहण कर लिया है।